हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। इसके जितने भी अध्याय हैं उन सबको हम एक-एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1 जो कि सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में हमें कहा गया है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कहा जाएगा। इस अधिनियम का नाम जो रहेगा वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता रहेगा। इससे पहले तो इसका इनेक्टमेंट हुआ, उससे पहले भी कई सारे लैंड लॉज़ रहे हैं भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन वो हर एक का डायमेंशन इतना अलग-अलग था कि काफ़ी कन्फ्यूज़न इस पर्टिकुलर कानून में बना रहता था। तो इसको हटाने के लिए, इस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का निर्माण किया गया, इसका इनेक्टमेंट किया गया जिससे कि सभी कानून एक जगह पर मिलके एक रूप से कह सकें। जब एक ही बात हर कानून में लिखी होती है तो सामंजस्य बैठता है, लेकिन हर एक कानून में अलग-अलग बातें हों या दोनों में कंट्राडिक्शन क्रिएट हो, तो ऐसे में ये गुड लॉ नहीं है। इसी कारण हमें उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की आवश्यकता पड़ी। तो अब सेक्शन 1 में इस बात को कहा गया कि ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कहा जाएगा। इसके बाद इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो पूरे उत्तर प्रदेश में रखा गया, यानी संपूर्ण उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत इसी से रेगुलेट होगा, जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं। यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए या इस संहिता के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न दिनांक नियत की जा सकते हैं। मतलब ये है कि ऐसे दिनांक को प्रवक्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। जैसा कि हम जानते हैं कि 2016 में इसको एनफोर्समेंट किया गया। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी इसमें छूट दी गई कि विभिन्न क्षेत्रों में अगर कुछ प्रोविज़न उसमें अप्लाई होते हैं और कुछ प्रोविज़न को वहाँ रोकने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर भी उसको रोका जा सकता है। यानी कुछ प्रोविज़न हमारे यहाँ लागू हो सकते हैं, कुछ प्रोविज़न को वो रोक सकते हैं कि अभी नहीं लागू करेंगे, आगे लागू करेंगे या जब निकट भविष्य में उचित लगेगा तब लागू करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी इसमें ये फुर्सत सरकार को दी गई है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 कहता है कि संहिता का लागू होना। इस संहिता के उपबंध अध्याय 8 और अध्याय 9 को छोड़कर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगा। अध्याय 8 और 9 ऐसे क्षेत्र में लागू होंगे जिन पर प्रथम अधिसूचना के क्रमांक संख्या 19 और 25 पर विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम इस संहिता द्वारा उसके निरसन के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को लागू था। तो कुल मिला के जो अध्याय 8 है और अध्याय 9 है उनको छोड़कर, उनको कुछ क्षेत्र में लागू किया गया, बाकी सबको छोड़कर उत्तर प्रदेश में संपूर्ण क्षेत्र में इस संहिता का इनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट हो चुका है। उसके बाद हम धारा 3 में अंतर्गत आते हैं। धारा 3 कहता है कि संहिता का नए क्षेत्र में विस्तार। सपोज़ दैट उत्तर प्रदेश में कोई नया क्षेत्र आके जुड़ता है, ठीक है? या कोई नया क्षेत्र बनाया जाता है, जो मौजूदा कोई शहर को काट के दूसरा एक शहर तैयार किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स रहेंगे रेवेन्यू मैटर्स को लेके, वो भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है उसका। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाए, ठीक है? यानी जोड़ा जाए, वहां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में इस संहिता का संपूर्ण या कोई उपबंध विस्तारित कर सकती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि इसको फुर्सत दी गई है, कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ही उस पर लागू किया जाए। कुछ पार्ट लागू किया जा सकता है या पूरा का पूरा क्षेत्र पे लागू किया जा सकता है। इसके बाद हम अगर सबसेक्शन 2 में बात करते हैं, तो जहाँ उपधारा 1 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाए, वहाँ उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अधिनियम, नियम, विनियम के उपबंध जो इस प्रकार लागू किए गए उपबंधों से असंगत हों, वो निरसित हुए समझे जाएँगे। यानी अगर उसको 2006 यूपीआरसी को अगर कहीं लागू किया जा रहा है और उससे पहले कि वहाँ पे कोई प्रावधान ऐसे हैं जो यूपीआरसी से विरुद्ध में हैं, जो यूपीआरसी के प्रावधानों को कमज़ोर बना रहे हो, उनको वो निरसित समझा जाएगा, यानी अ, अप्रभावी समझा जाएगा। एक तरीके से सही शब्द है अप्रभावी समझा जाएगा। तो ये प्रावधान इसमें किया गया। उसके बाद सबसेक्शन 3 कहता है कि राज्य सरकार किसी पश्चातवर्ती
अधिसूचना द्वारा उपधारा 1 के अधीन जारी की किसी अधिसूचना में संशोधन, उपांतरण या परिवर्तन कर सकती है। ये पावर राज्य सरकार को इस अधिनियम के द्वारा दी गई है। सिंपल सी चीज़ है और उसके बाद अब आते हैं धारा 4 जिसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो परिभाषा के तौर पर दी गई कि कौन-सी चीज़ क्या समझी जाएगी और किस प्रकार से समझी जाएगी। तो सबसे पहले परिभाषा आती है आबादी की। आबादी क्या है? ग्रामीण आबादी, आबादी या ग्रामीण आबादी का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रायोजन के लिए या उसके सहायक प्रायोजन यथा रहन-सहन कह सकते हैं, हरे वृक्षों, कुओं आदि के लिए किया जा रहा हो या जिसे अतएव पश्चात ऐसे प्रायोजन के लिए संरक्षित किया गया हो। आबादी हम लोग समझते हैं, गाँव देहात से लगभग हर बच्चा जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस बात को समझते हैं तो आबादी हमारे क्षेत्र में क्या होती है कि जब गाँव बसा होगा या जो लोग वहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे होंगे, तो वो सब आबादी के अंतर्गत आते हैं। अब आबादी में केवल ऐसा ही नहीं है कि मकान बने हुए हैं, वो लोग रह रहे हैं उसमें तो ये आबादी हुई। आबादी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चकमार्ग होता है, रहन-सहन के लिए सभी सुविधाएँ होती हैं, कुआँ हो गया, बाग-बगीचे मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मानव संसाधन को या किसी मानव को सही तरीके से जीवन बिताने में सहायक हो, वहीं पर आबादी जाएगी। तो उसी आबादी की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद हम आते हैं अगली डेफ़िनिशन पे कृषि। कृषि कृषि केवल इसमें ये साफ किया गया है कि कृषि कृषि के अंतर्गत बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, साथ ही जो खेती सामान्य तौर पर होती है, वो भी कृषि के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद कृषि श्रमिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम करना है। जैसे कि हम लोग जब देखते हैं गेहूँ-वेहूँ की बुआई होती है, गन्ने की बुआई होती है, तो इन सब चीज़ों में हम कृषि श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं कि वो खेत क्योंकि स्वयं तो कर नहीं पाएगा। एक अकेला आदमी। तो कई सारे ऐसे कृषि श्रमिक मिलते हैं और उन कृषि श्रमिक को जिन्हें हम लेबर कहते हैं, वो लेबर क्लास उस फील्ड में काम करता है और काम करने के बाद बुआई, रुपाई जैसी चीज़ें करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम बैंक पर। चौथा पॉइंट बोल रहा है बैंक। बैंक का तात्पर्य वही होगा जो उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियम अधिनियम दो 1976 के लिए दिया गया है। यानी वही सब सिंपल बैंकें जो कृषि से संबंधित हों, वो सब बैंक के अंतर्गत आती हैं। केसीसी वगैरह का आपने सुना होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, ठीक है? और कई सारी सहकारी बैंकें बनी हुई हैं जो किसानों को खेती प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुआ सुविधाएँ प्रदान करती हैं, लोन वगैरह से संबंधित सभी सुविधाएँ प्रदान करती हैं। तो जिससे हमारा किसान जो है आगे बढ़ पाए चीज़ों को लेके। तो इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो बैंक के अंतर्गत ही आएँगी। भूमि प्रबंधक समिति मैन इसमें लैंड मैनेजमेंट कमेटी है। इसका तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 28 का के अधीन गठित किसी भूमि प्रबंधक समिति से संबंधित है। यानी लैंड मैनेजमेंट जो कमेटी होती है एलएमसी बोलते हैं उसको शॉर्ट में। इसका जो डेफिनीशन उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में जो धारा 28 का में दे रखी है वही के हिसाब से होती है। इसके बाद हम आते हैं छठे पॉइंट पर। छठे पॉइंट कहता है कि परिषद का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित या गठित समझे जाने वाली राजस्व परिषद से है। हम सभी को पता है कि लैंड रेवेन्यू मैटर्स के लिए जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो राजस्व परिषद है। जब कोई केस लड़ा जाता है जो निचले स्तर से शुरू होता है तहसील स्तर से, तहसील स्तर के बाद वो मंडल आयुक्त के यहाँ आता है, मंडल आयुक्त के बाद वो राजस्व परिषद के पास जाता है। तो जो अंतिम फैसला देती है वो राजस्व परिषद है। हालाँकि इसके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट चले जाते हैं, उसमें रिट पिटीशन वगैरह में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं पूर्त संस्था का तात्पर्य किसी पूर्त प्रायोजन के लिए गठित किसी अधिष्ठान, उपक्रम, संगठन या संघ से है और उसके अंतर्गत कोई विन्यास भी हो सकता है। ठीक है? ये आपका हो गया 7वां पॉइंट।
अब आते हैं कलेक्टर पर। कलेक्टर, जी हम डीएम साहब के नाम से भी जानते हैं। कलेक्टर का तात्पर्य धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी होंगे। उक्त धारा की उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अपर कलेक्टर। अपर कलेक्टर मतलब एडीएम। एडीएम साहब सुने होंगे बहुत सारे, जो डीएम के अंतर्गत या डीएम के दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं। कहा कहता है कि इस संहिता के अधीन कलेक्टर के सभी या किसी कृत्यों का निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा सशक्त प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो असिस्टेंट कलेक्टर भी हो सकता है, इसके अंतर्गत सेम पोजीशन पर है। उसके बाद 9th कहता है संचित गांव निधि। तात्पर्य धारा 69 के अधीन गठित संचित गांव निधि होगी जिसके अंतर्गत फंड वगैरह के संबंधित मैटर्स देखे जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम डिस्क्राइब करेंगे, इसको पूरी फुल्ली एक्सप्लेन किया जाएगा जब नीचे ये धाराएं सब आती जाएंगी। उसी हिसाब से जुड़े रहिए, उसी के अनुसार हम लोग चलते रहेंगे। उसके बाद 10th पॉइंट बोलता है कि किसी भू खातेदार के संबंध में परिवार का तात्पर्य यथास्थित स्वयं पुरुष या स्त्री और उसकी पत्नी या उसका पति, थर्ड जेंडर, पति या पत्नी, न्यायिक रूप से पृथक पति पत्नी पत्नी या पति या थर्ड जेंडर पति या पत्नी से भिन्न। न्यायिक रूप से पृथक मतलब हम समझ रहे हैं जुडिशियल सेपरेशन से ना हो, ठीक है, डाइवोर्स वगैरह से। विवाहित पुत्रियों और थर्ड जेंडर अवयस्क संतानों से भिन्न अवयस्क पुत्रों और अवयस्क पुत्रियों से है। तो परिवार के अंतर्गत की डेफिनेशन भी इसके अंतर्गत दे रखी है कि विवाहित पुत्री जो हो चुकी हैं वो आपके परिवार के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि विवाह होकर दूसरी जगह चले जाती हैं, लड़के गए अपनी ससुराल। और थर्ड जेंडर अवयस्क संतानों से भिन्न। ठीक है, थर्ड जेंडर क्या है सबको पता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। अब 11वां पॉइंट कहता है बाग भूमि। बाग भूमि का तात्पर्य किसी जोत में भूमि के किसी विनिर्दिष्ट भाग से है जिसमें इस प्रकार वृक्ष लगे हों जिसमें पपीता या केले के पौधे सम्मिलित नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है, पपीता और केले। ठीक है, हम जानते हैं कि पपीता और केले में लकड़ी नहीं होती, इसलिए इनको वृक्ष की श्रेणी में नहीं रखा जाता। कि वे किसी भूमि को या उसके किसी समुचित भाग को किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाए जाने से रोकते हो या पूर्ण रूप से विकसित होने पर रोकेंगे और ऐसी भूमि पर लगे वृक्ष एक बाग का रूप धारण करेंगे। ठीक है, यानी हम जानते हैं कि कई जगहों पर गांव में बाग बने होते हैं। ठीक, बाग जहां पर कोई रहन सहन नहीं है लेकिन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कई सारे घने पेड़ लगे होते हैं एक साथ, तो वो बाग के रूप में आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं जोत पर। जोत का तात्पर्य एक भू खातेदारी, एक पट्टा, वचनबद्ध अनुदान के अधीन रखे गए भूमि के किसी खंड से होता है। तो जोत मतलब क्या? एक बड़ा सा गांव मान लीजिए ये है, ठीक है, इसमें सपोज दैट कि इधर आबादी हो सकती है और ये जोत का क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, ये एक बड़े भूखंड में ये हिस्सा मान लीजिए जोत के लिए उन्होंने बना रखा है, अपना खेती खलिहान वगैरह के लिए कर रखा है, तो ये जोत का हिस्सा आ गया। उसके बाद 13 क्या कह रहा है कि किसी जोत के संबंध में सुधार का तात्पर्य ऐसे किसी सकर्म से है जिससे जोत के मूल्य में भौतिक रूप से अभिवृद्धि होती हो और जो उसके लिए उपयुक्त हो और उस प्रायोजन के सुसंगत हो जिस हेतु उसे रखा गया हो। ध्यान रखना है कि जिस प्रायोजन के लिए संभव सुसंगत किया गया है उसी प्रायोजन के अंतर्गत रहेगा वो। जो यदि जोत पर निष्पादित न किया जाए उसके लाभ के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से संपादित किया जाता हो या संपादन के पश्चात उसके प्रत्यक्ष रूप से लाभप्रद बनाया जाता हो, पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन अंतर्गत उसके अंतर्गत निम्नलिखित सकर्म भी है। यानी सुधार यहाँ पे बताया गया, जोत में सुधार का क्या हिसाब किताब है। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन इसको जुड़े रहिए, जरूरी चीजें हैं।
क्वेश्चंस कभी-कभी इसमें भी उठ जाते हैं। कृषि प्रायोजन के लिए जल के भंडार, आपूर्ति, वितरण के लिए तालाबों, कुओं, जल प्रणाली, तटबंधों का निर्माण और अन्य कार्य। यानी जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में कहा कि आबादी सिर्फ रहना नहीं है, आबादी के साथ मानव संसाधनों को भी देखना पड़ता है कि क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या सुविधाएँ वहाँ पर हमें प्रयुक्त हो सकती हैं और प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर सुधार के अंतर्गत इस चीज़ को रखा गया है। दूसरा पॉइंट कहता है कि भूमि के जल निकास हेतु या बाढ़ से या जल के भूमि के कटाव या अन्य क्षति से भूमि की रक्षा के हेतु निर्माण कार्य। नदी के किनारे कोई क्षेत्र हो सकता है, ठीक है? अब नदी के किनारे है तो गाँव को बचाने के लिए वहाँ पर बाढ़ से संबंधित कुछ पहाड़ वगैरह लगा दिया या उससे सुरक्षा से संबंधित कोई दीवार इस तरीके की खड़ी की, जिससे ये बाढ़ वगैरह से बचा जा सके, भूमि के जल के कटाव से बचा जा सके, तो ऐसे निर्माण भी सुधार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नंबर 3 है वृक्षारोपण करना, भूमि को कृषि योग्य बनाना, घेराबंदी करना, समतल अथवा सीढ़ीदार बनाना, आबादी या नगरीय क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जोत के आसपास जोत के सुविधाजनक या लाभप्रद उपयोग या अध्यासन के लिए आवश्यक भवन का निर्माण करना। ठीक है, ये भी सुधार के अंतर्गत आते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा गया है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, कुछ समझाने लायक। उसके बाद आते हैं भूमि का तात्पर्य क्या है? अध्याय 7, 8, धारा 80, 81 और धारा 136 के सिवाय ऐसी भूमि से है जो कृषि से संबद्ध प्रायोजन के लिए घृत या अध्यासित हो। जैसा कि हम जानते हैं कि धारा 80 किसी भी लैंड को कृषि क्षेत्र से हटा के इंडस्ट्रियल क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करती है। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रावधान को हटाया गया है कि 80 के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, 81 के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, 136 के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 15 पे। 15 कहता है भूमि धारक का तात्पर्य क्या है? भूमि धारक ऐसे व्यक्ति से है जिसे लगान देय हो या देय होती है यदि कोई स्पष्ट या विवक्षित संविदा ना हो। अब ये समझिएगा कि जितने भी कृषक हैं, वो सभी लगान देते हैं, यानी टैक्स पेयर हैं। एग्रीकल्चर लैंड पे जो टैक्स लगा होता है। तो ये लगान जो कृषक हैं, इन्हीं को कहा जाता है भूमि धारक। यानी जो टैक्स भर रहा है, वो भूमि धारक होता है। मालिक ही टैक्स भरते हैं ज़्यादातर। उसके बाद आते हैं राजस्व न्यायालय के बारे में क्या कहा गया है। राजस्व न्यायालय का तात्पर्य निम्नलिखित प्राधिकारियों में से सभी या किसी प्राधिकारी, नाम स्वरूप परिषद और उसके सभी सदस्य, आयुक्त, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, असिस्टेंट कलेक्टर, राजस्व बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक और नायब तहसीलदार से है। यानी रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन-कौन होंगे, इस चीज़ को बताया गया है। इसके बाद अगला जो फंक्शन कर रहा है, अब राजस्व न्यायालय के अंतर्गत क्या-क्या आएगा, ये हम लोगों ने समझ लिया, सारे अधिकारियों को समझ लिया, ठीक है? ये जो जितने अधिकारी हैं, इनके जितने न्यायालय होते हैं, वो सब राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आएँगे। और राजस्व अधिकारी किन्हें कहा जाता है, जो सेम टू सेम यही चीज़ है। आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, उपजिलाधिकारी, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार न्यायिक, तहसीलदार न्यायिक और नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक, लेखपाल वगैरह भी। तो ये सब राजस्व अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद उप जिलाधिकारी का तात्पर्य तहसील के प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर से होता है। एसडीएम साहब तो सबको पता होगा कौन-कौन है। टोंगिया रोपनी टोंगिया रोपवनी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आ भी चुका है कि क्या कहते हैं ये, क्या चीज़ होती है? तो इसका तात्पर्य है ऐसी वन रोपण प्रणाली से जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल के उगाने के साथ-साथ किया जाता है, जिसमें फसल का विकास इस प्रकार रोपित वृक्षों द्वारा फैलाव बनाने पर रुक जाता है, जिससे कृषि फसल की खेती असंभव हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूकेलिप्टस। खेत बना
खेत के किनारे लगा दिया यूकेलिप्टस। इतना पानी खींचा कि उपरोक्त फसल के लिए ही पूरा पानी खत्म हो गया। तो यही है टोंगियारोपण विधि जो एक पर्टिकुलर भाग में कर दी जाती है। उसके बाद आता है गाँव का तात्पर्य क्या है? ऐसे स्थानीय क्षेत्र से जो चाहे घना हो या नहीं तत्संबंधी जिले के राजस्व अभिलेख में गाँव के रूप में अभिलिखित हो और उसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र भी हैं जिसे राज्य सरकार सामान्य या अधिसूचना द्वारा गाँव के रूप में घोषित करे। अधिसूचना मतलब गजट, ठीक है? गजट के में इस तरीके से एक अधिसूचना जारी कर दे कि भाई ये क्षेत्र जो सपोज़ दैट कि ए क्षेत्र है कोई, ये बी क्षेत्र है, बी क्षेत्र छोटा है, लेकिन राज्य सरकार ये सपोज़ दैट अधिसूचना कर दे कि बी क्षेत्र आज से ये गाँव माना जाएगा, ठीक है? तो ये बी क्षेत्र अब इस किसके अंतर्गत आ गया? जिला राजस्व अभिलेख के अंतर्गत आ गया। तो जिला राजस्व अभिलेख के अंतर्गत आ गया तो इसका मतलब ये गाँव के रूप में जाना जाएगा। अब आते हैं गाँव शिल्पी क्या होता है? तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि या उसके आनुषंगिक प्रायोजन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले परंपरागत औजार, उपकरणों और अन्य सामानों या वस्तुओं का निर्माण या मरम्मत और उसके अंतर्गत बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, लोहार, रजतकार, सुनार, नाई, धोबी, मोची या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी है जो सामान्यतः किसी गांव में अपने परिश्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के परिश्रम से शिल्पकारी करके अपने का अर्जन जीविका का अर्जन करता है। देखिए क्या है ना कि पुराने समय में जो हल वगैरह हुआ करते थे, ये सब जानते हैं कि लकड़ी के हुआ करते थे और उस समय पर इन सब चीज़ों की बहुत मान्यता थी, बहुत इम्पोर्टेंस थी। जितने भी खेत में चलने वाले औज़ार हैं, धारदार औज़ार हैं, जिनसे फसलें काटी जाती थीं, वो सब इन्हीं लोगों के ज़िम्मेदारी में आते थे कि वो उनका कितना किस हिसाब से कहाँ निर्माण होगा, कहाँ नहीं होगा, ये सब चीज़ें गाँव शिल्पी ही करते थे। बहुत महत्व हुआ करता था एक समय पहले। अब तो सब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो लोग टेक्नोलॉजी के अनुसार करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे गाँव आज भी ऐसे हैं जो गाँव शिल्पी पर निर्भर हैं। शब्द और पद, गाँव निधि, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है? तो ये गाँव निधि जो हम लोगों ने अभी ऊपर भी पढ़ी थी और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के अंतर्गत। उसके बाद कृषि वर्ष क्या है? कृषि का तात्पर्य ऐसे वर्ष से है जो कैलेंडर में वर्ष में जुलाई के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर जून 30वें दिन पर समाप्त होता है। इसे फसली वर्ष भी कहा जाता है। जुलाई सपोज़ दैट 2025 से जून के 30वें दिन 2026 तो ये आपका हो गया 1 वर्ष, 1 फसली वर्ष, ठीक है? 12 महीने होते हैं भैया, ये मत समझ जाना कि जुलाई से और जून में खत्म। अब क्या है कि मध्यवर्ती का तात्पर्य जब उसका संबंध किसी अस्थान से हो, उक्त अस्थान या उसके किसी भाग, स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, अवध के पट्टेदार, दवामी और इस्तमरारी और दमावी काश्तकार से है। ये मध्यवर्ती के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं पट्टा पे। पट्टा जैसे हम सब लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं जो सरकार के पास होती हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास कृषि योग्य कोई कार्य नहीं है, ठीक है? उसके पास कोई खेती वगैरह नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो सरकार के पास आवेदन करता है कि हमको कुछ खेती दे दी जाए। इसके एवज़ में हमें कुछ हमसे पैसा ले लिया जाए या कुछ लगान तय कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में सरकार पट्टे पे वो ज़मीन दे देती है उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो पट्टे के अंतर्गत जब उसका संबंध खानों या खनिज पदार्थों से हो, सिकमी पट्टा, अवशेष पट्टा और पट्टा देने या सिकमी उठाने के अनुबंध में ही है, पट्टेदार की भी व्याख्या तदनुसार ही की जाएगी। अब ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, खानों के लिए, खनिजों के लिए भी हो सकता है, सिकमी पट्टेदार भी हो सकते हैं, अन्वेषण के लिए पट्टा हो सकता है।
और पट्टा देने और सिकमी, जो सबसे छोटे सिकमी मतलब सबसे छोटा वाला जो किसान होता है उसको सिकमी कहते हैं। ठीक है? डिक्री, डिक्री का वही अर्थ होगा जो सीपीसी में धारा 2 में दे रखा है। हमें पता है डिक्री क्या होता है, तो कभी सीपीसी पढ़ाएँगे तो बताएँगे आपको। डिक्री का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो जजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है? जिसमें मुख्य-मुख्य बातें होती हैं केवल। जजमेंट और डिक्री में क्या अंतर होता है? जजमेंट एक डिस्क्राइब अ, पार्ट होता है निर्णय का और निर्णय के जो केवल महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो डिक्री के अंतर्गत होती हैं। इसीलिए डिक्री इज़ द पार्ट ऑफ जजमेंट। अब आते हैं 27 पे। राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है, चलो ठीक है। केंद्र सरकार का अर्थ होगा जो साधारण खंड अधिनियम 1897 अधिनियम संख्या 10 सन 1897 की धारा 3 में समुन्देशित है। ठीक है। मिन जुमला संख्या का तात्पर्य सैद्धांतिक रूप से विभाजित लेकिन भौतिक रूप से अविभाजित खेत के जुज भाग को इंगित करने वाली सजरा संख्या से है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों में क्रिएट होता है कि जो ये रजिस्ट्रियों में मिन जुमला लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? उर्दू का शब्द है एक्चुअली। इसका मतलब होता है कुल मिलाकर, ठीक है? सपोज़ दैट ये लैंड है, इस लैंड का जो एरिया है मान के चलो 100 है, ठीक है? 100 है, अब 100 में मान लीजिए आपको केवल 20 मिला है, ठीक? तो 100 मिन जुमला 20 यानी 100 में से कुल मिला के 20 जो वो है, वो आपका हिस्सा होगा, तो इसी को कहा जाता है मिन जुमला। अब इस मिन जुमला को कोई संख्या दे दी गई, मान लीजिए सपोज़ दैट 23 नंबर दे दिया गया इसको, तो ये हो गया मिन जुमला संख्या, ठीक है? और उसको इंगित करने वाली संख्या को ही सज़रा संख्या कहते हैं। तो कुल मिला के अब अध्याय 1 हमारा समाप्त हुआ, काफ़ी बोरिंग लगा होगा आपको लेकिन ये जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएँगे। धन्यवाद।